नमस्कार। महिला आंदोलनों की श्रेणी में अब हम बात करते हैं महिला आंदोलन भारत के विशेष संदर्भ में। गत वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में महिला आंदोलन का स्थान रहता है। यानी कि जब भी बात होगी सामाजिक व्यवस्था में किसी के उत्पीड़न की, तो आंदोलन एक मार्ग के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर विरोध के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा अपनी सही बात को मनवाने का प्रयास किया जाता है। और महिलाओं के द्वारा जब महिलाओं की स्थिति को एक सुदृढ़ आधार, एक स्थान प्राप्त सुनिश्चित करना हो, तो यह मार्ग एक बहुत लंबे समय से अपनाया गया। लेकिन जैसा समाज है, जैसा सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसी के अनुरूप उस आंदोलन की दशा और दिशा का निर्धारण होता रहा। तो इस वीडियो में विशेष रूप से हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। सामाजिक आंदोलनों को केवल राजनीतिक विज्ञान से ही संबंधित नहीं माना गया। वास्तव में कई भिन्न कारणों से राजनीतिक विज्ञान ने कुल मिलाकर इसे स्वयं तक सीमित रखा, लेकिन मात्र एक राजनीति का हिस्सा बनना या राजनीति से जुड़ जाना किसी की स्थिति को बहुत अच्छा आधार ज़रूर देता है, लेकिन संपूर्ण रूप से जब जीवन के सभी आयामों में एक उचित स्थान की प्राप्ति होती है, तभी जाकर के व्यक्ति विशेष का या लिंग के एक वर्ग के उचित स्थान का निर्धारण होता है। एक व्यक्ति जो राज्य, राजनीतिक शक्ति और समाज में संघर्ष की प्रकृति को समझना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो सामाजिक संरचना को समझे, सामाजिक प्रक्रियाओं को समझे, संस्कृति को समझे, आर्थिक संरचना को समझे और इन सब के बीच में जो अंतर संबंध है उनको समझे। क्योंकि जीवन के विविध पक्षों में जब अंतर संबंध उचित ढंग से होता है, तभी जाकर के एक संतुलन की अवस्था का निर्माण होता है। और ये व्यवस्था मानव जीवन में भी है तो समाज में भी है। इसीलिए सभी में एक उचित प्रकार का अंतर संबंध देखने को मिलता है। और सामाजिक आंदोलन संबंधी किसी भी अध्ययन को पृथक शैक्षिक विषय के रूप में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए जीवन के विविध पक्षों में इन आंदोलनों की चर्चा होती रही है। कुछ वर्षों से समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों का ध्यान सामाजिक आंदोलनों की ओर गया और वे इसके अनेक आयामों को समय समय पर देखते रहे। सामाजिक आंदोलन समय के साथ अपने स्वरूप और मूल्य तथा विचार बदलता रहता है। सामाजिक आंदोलन की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, वरन वो निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया है जो अपने साथ समय के मूल्यों, विचारों, मांगों और समस्याओं को लेकर चलता रहता है। समय की अगर प्रारंभ की बात करें तो मनुष्य का जीवन वह जीवन था जहां अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रयास उसे करना कठिन लग रहा था। उन आवश्यकताओं की प्राप्ति में धीरे धीरे उसका जब विकास संपन्न हुआ, तो एक वो काल आया जहाँ पर मशीनों के द्वारा विकास की गणना होनी प्रारंभ हुई। उस योगदान से आज आगे बढ़कर हम देखते हैं तो हम उस रोबोटिक्स की एज में जा रहे हैं, जहाँ पर रोबोट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है। लेकिन धीरे धीरे इस विकास के क्रम में मनुष्य की मांगों में परिवर्तन आया, मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आया और इन सब का प्रभाव मानव जीवन पर दिखाई देने लगा, अंतर संबंधों पर दिखाई देने लगा, अंतर क्रियाओं पर दिखाई देने लगा, जिससे सामाजिक संरचना प्रभावित हुई और सामाजिक संरचना के प्रभावित होने के कारण आंदोलनों का भी स्वरूप समय समय पर बदलता रहा। इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, दलित आंदोलन और महिला आंदोलनों का एक क्रमिक विकास होता रहा। इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि में सामाजिक तथ्य, मूल्य और विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं समाहित होती रहती हैं। और इसी कारण से भारत के संदर्भ में जब महिला आंदोलनों की बात होती है तो उसके विशिष्ट आयाम का निर्धारण किया गया और उनकी जानकारी होना आंदोलनों की श्रेणी में अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है।
भारतीय समाज में जाति, वर्ग, धार्मिक और न जातीय विभेदों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के जीवन और समस्याओं में अंतर देखने को मिलता है। विविधता में एकता भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है और ये विविधता ही है जो कि भारत को एक विशिष्ट पहचान भी देती है। यह जो विशिष्टता है उसमें जो विभिन्नता के आयाम हैं उसमें धर्म की अपनी भूमिका है, जाति की अपनी भूमिका है और वर्ग की अपनी भूमिका है। और इन्हीं के कारण महिलाओं का, जो कि किसी भी जाति या धर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रही है या जुड़ी हुई है, उससे संबंधित है, उसकी समस्या दूसरी जाति धर्म से जो महिला जुड़ी हुई है थोड़ी भिन्नता रखती है। साथ ही साथ जो भारत में बहुसंख्यक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इन क्षेत्रों में विकास और परिवर्तन की प्रक्रियाएं देखते हैं, उनमें भी महिलाओं के विकास में परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। यानी कि शहरी क्षेत्र में जो महिला है भारत में और ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला है भारत में, उन दोनों में भी अंतर दिखाई देता है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न, स्तरित अथवा असमान समाज के संदर्भ में महिलाओं के आंदोलन के आविर्भाव को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं महिला आंदोलनों की, तो इसका प्रारंभ पाश्चात्य देशों से स्वीकारा गया, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार के कारण, आधुनिकीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण ये पहुंच भारत तक भी पहुंची और महिला आंदोलनों ने भारत में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी प्रारंभ की। 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजी शिक्षा और भारतीयों के बीच पश्चिमी उदारवादी विचारधारा के प्रसार, साथ ही मिशनरी कार्यकलापों के प्रसार के कारण सामाजिक परिवर्तनों और धार्मिक सुधारों के लिए बहुत से आंदोलन हुए। यहाँ से प्रारंभ अगर हम करते हैं महिला आंदोलनों को भारत के संदर्भ में, तो समाज सुधार आंदोलनों से इन्हें जोड़ करके देखा जाता है। चूँकि महिला एक बहुत बड़ा प्रतिशत है, महिला जनसंख्या एक बहुत बड़ा प्रतिशत है भारतीय समाज का, इसीलिए इनकी स्थिति को सुधार करना बहुत लंबे समय से प्रयासरत रहा है। और इन आंदोलनों के मुख्य उद्देश्य जाति सुधार, महिलाओं की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन और विभिन्न समुदायों में फैली हुई सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना था। और इनकी जड़ें सामाजिक, वैधानिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई थी, जिन्हें हिलाना सरल नहीं था। बहुत भीतर तक इन आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि थी वो अपनी जड़ें जमा चुकी थी। समाज में इस बात को स्वीकार करना सरल नहीं था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कि महिलाएं भी अपने लिए बात कर सकती हैं, उन्हें स्वतंत्रता है अपने पक्ष को रखने की। इन आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्यों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि महिलाएं स्वयं संगठित हों और विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों के द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों को पहले दूर किया जाए, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न को बार बार उजागर किया गया। चाहे वह सती प्रथा की बात हो, चाहे विधवा विवाह पर रोक की बात हो, चाहे वो बाल विवाह को प्रोत्साहन की बात हो, इन सभी के द्वारा प्रयास किया गया कि ये बुराइयां जो समाज में व्याप्त हैं पहले इन्हें दूर किया जाए, जिससे महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त होना प्रारंभ हो सके। इन आंदोलनों का उद्देश्य भारत में महिलाओं के विरुद्ध प्रतिबंधों और पूर्वाग्रहों को हटा देने का प्रयास था, जिसमें बाल विवाह, बहुविवाह, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में सीमित अधिकार और महिलाओं की पृथकता सम्मिलित रही। शिक्षा को महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया, लेकिन समाज सुधार आंदोलन और महिला आंदोलनों में भेद इस रूप में देखा गया कि समाज सुधार समाज के हर अंग तक पहुंचने का, समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, और महिला आंदोलन जब उससे जुड़ा तो उसने विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रारंभिक चरण में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अनगिनत ऐसे
समाज सुधारक सामने आए जिन्होंने महिलाओं की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इनके अंतर्गत जिन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया उनमें सती प्रथा, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह और संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार न होना महत्वपूर्ण आयाम बने। पुरुषों द्वारा महिला शिक्षा के लिए प्रयास शुरू हुआ और महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेजों, विद्यालयों, छात्रावास, विधवा आश्रम और रक्षा निकेतन जैसे केंद्रों की स्थापना होनी प्रारंभ हुई। समाज सुधारकों की धारणा रही कि महिला शिक्षा पारिवारिक व्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकेगी, इसीलिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। इस प्रकार समाज सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप महिला संगठनों और संस्थानों का आविर्भाव भारत में देखने को मिला। इस श्रृंखला में ब्रह्म समाज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध प्रतिबंधों और पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि महिला यदि शिक्षित होगी तो वो परिवार के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी, स्वयं की अपनी जिम्मेदारी को एक नागरिक के रूप में निभाएगी और जो समाज में व्याप्त जड़ता है उसके उन्मूलन में भी अपनी भूमिका एक महत्वपूर्ण रूप से दिखा सकेगी। तो ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में इस दिशा में अथक प्रयास किए। 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज में भी महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें परिवार के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन को लाना इसका उद्देश्य माना गया। M.G. रानाडे और R.G. भंडारकर इसके अगुवा रहे। 1869 में बॉम्बे विडोज रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1869 में इनके द्वारा पहला विधवा विवाह करवाया गया। इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में आर्य समाज की भी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई। उपयुक्त सभी आंदोलनों में ये प्रयास था कि महिलाओं की स्थिति को शिक्षा के द्वारा सुदृढ़ किया जाए और इन आंदोलनों ने आर्य समाज को एक धार्मिक पुनर्जागरणवादी आंदोलन के रूप में स्थापित किया। धार्मिक कट्टरता, मूर्ति पूजा और जाति भेद वाले समाज को अस्वीकार करते हुए इस आंदोलन का नारा था, वेदों की ओर वापस चलो। और वो काल जब हम वेदों की बात कर रहे हैं वो महिलाओं के उस स्थिति का काल रहा था जहाँ पर उन्हें विशेष रूप से सम्मान दिया गया। उनकी शिक्षा की बात की, उनकी स्थिति को सुदृढ़ कराने का अथक प्रयास था। वो स्वयं शास्त्रार्थ में भाग लेती थी, यानी कि जो महिला का गौरव था, महिला का जो समाज में स्थान था, जो उसकी एक महत्वपूर्ण स्थिति थी वैदिक काल में, उसे लौटाने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज के द्वारा किया गया। इस आंदोलन ने जाति प्रथा में सुधार, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आवश्यक शिक्षा, कानून द्वारा बाल विवाह का निषेध, बाल विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन करने का प्रयास रखा। ये आंदोलन विवाह विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध था, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग विद्यालय पर जोर देने का प्रयास किया गया। इस काल में, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, 1875 वह काल रहा जहाँ पर भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन का बिगुल बज चुका था। महिलाएं इस दिशा में सक्रिय होने की ओर उन्मुख थीं। पुरुषों को उस मैदान में उतार दिया गया था जो उसकी स्वतंत्रता का संग्राम काल था। इसीलिए आवश्यकता इस बात की थी कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए और वो अपनी शिक्षा के आधार पर ना सिर्फ अपने परिवार में स्वतंत्रता की अलख जगाने में भूमिका निभाएं, बल्कि अपने समाज में भी अपनी योगदान को प्रखर रूप से उजागर कर सके। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला अधिकार और समानता के लिए संघर्ष भी प्रारंभ हो गए। बहुत सी महिलाएं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, वे महिला अधिकारों के मुद्दों पर भी सक्रिय रही। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई
और 1889 के बम्बई अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया। यह वो काल था जहां पर महिलाओं की स्थिति को स्वीकृति राजनीतिक क्षेत्र में भी दृढ़ता से दिखनी प्रारंभ हो गई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्यम वर्ग ने महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के होने से महिलाओं का सामाजिक और राजनीतिक जीवन अधिक सक्रिय होना प्रारंभ हो गया। गांधी जी और अनेक आंदोलनों में महिलाओं के उनके साथ जुड़ने के कारण महिलाओं का भी बिगुल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बच चुका था। और इस आधार में 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकार प्रस्ताव में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही अन्य जो नेतागण रहे उन्होंने भी प्रयास किया कि किस प्रकार से महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ा जाए, क्योंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन में महिलाओं की स्थिति को जब तक साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इसमें सफलता प्राप्त करना संभव नहीं था। और इनको जोड़ने के प्रयास में महिला आंदोलनों की भूमिका रही, जो कि ये प्रयास सतत रूप से करती रही कि किस प्रकार से जो महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है वह दूर हो, ताकि वह अपना योगदान अपने उत्पीड़न से ऊपर उठ करके उस दिशा में सकारात्मक अपनी सफलता प्राप्त करके वो राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे सके। गांधी जी ने अनुभव किया कि सत्याग्रह आंदोलन के लिए महिलाएं सबसे उपयुक्त रहेंगी, क्योंकि अहिंसात्मक संघर्ष है और कांग्रेस के रचनात्मक सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों के लिए जो आवश्यक गुण रहे वह महिलाओं में नैसर्गिक रूप से पाए जाते रहे। इसीलिए उन्होंने कहा, महिलाओं में स्व बलिदान और सहिष्णुता का बहुत बड़ा गुण है, उनमें अहिंसात्मक संघर्ष को आगे बढ़ाने की क्षमता है और उन्होंने महिलाओं की भूमिका को पुरुषों की भूमिका के पूरक के रूप में स्वीकारा। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को नहीं विस्मृत किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने भी इस बात को, महिलाओं के श्रेष्ठ गुणों को उजागर करा, लेकिन उनका माध्यम दूसरा रहा, क्योंकि वो महिला मताधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनकी इच्छा थी कि महिलाएं सभी क्रियाकलापों में प्रशिक्षित हों और उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रशिक्षित होंगी तभी वह परिवार में और समाज में अपना योगदान दे सकेंगी। महिलाओं का संघर्ष सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्ष से अलग रह गया तो उनके आंदोलन को अधिक सुदृढ़ता नहीं मिलेगी। इस बात को यदि हम अपने सामान्य जीवन में भी देखें तो हम आज इस बात को समझ सकते हैं कि मात्र किसी के देने से स्वतंत्रता नहीं मिली। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किए गए, अथक प्रयत्न किए गए और उन प्रयत्नों की एक निश्चित रणनीति का पालन संभव करवा पाया। इसलिए रणनीति का निर्माण करना और उस रणनीति के अनुरूप कार्य करना तभी संभव हो सकता है जब उसके लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त हो, और यह प्रशिक्षण शिक्षक के द्वारा ही दिया जा सकता है और शिक्षित लोगों को उससे जोड़ने में अधिक सफलता मिल सकती है। इस उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए, महिला मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए सभी क्षेत्रों में आगे आने का आह्वान किया, बल्कि उन्हें भी इस दिशा से जोड़ने की सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ पर कुछ महिला नेताओं की बात करना भी आवश्यक है जिन्होंने महिला संगठनों को दलीय राजनीति से दूर रहना चाहिए इस बात का भी पक्ष उजागर किया। क्योंकि महिलाओं का संबंध सामाजिक मुद्दों से ही है, तो उनका यह मानना कि शिक्षा और कानून के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सामाजिक परिवर्तन लाने में जो सरकार है उसकी भूमिका की आवश्यकता रहेगी। और दूसरी ओर महिला नेताओं का एक यह वर्ग भी था जिनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का साथ जोड़ना है तो उन्हें उनकी उन्नति केवल राजनीतिक उद्धार से ही संभव हो सकेगी। इसलिए महिला मताधिकारों के प्रति जागरूकता होनी आवश्यक है।
अब यहाँ पर बात आती है कि महिलाओं को मात्र आप एक सामाजिक पक्ष से जोड़ करके रखेंगे या उनके विविध आयामों पर विकास करने की ओर ध्यान देंगे। तो उजागर यह हुआ कि यदि मानव के क्रियाकलापों को सफल बनाना है तो यह क्रियाकलाप कभी भी एकांत में संभव नहीं हो सकते, ना ही एक पक्षीय होकर के संभव हो सकते। इसीलिए मानव के संपूर्ण विकास के लिए, समाज के संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी पक्षों का संपूर्ण रूप से उजागर होना, विकसित होना, उनमें प्रशिक्षण का भाव होना और एक ऐसी भावना होना जो कि राष्ट्र विकास में योगदान होगी, वह होने पर ही राष्ट्रीय विकास संभव हो सकता है। और राष्ट्रीय आंदोलनों में भी इसी आधार पर योगदान संभव हो पाया। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के भाग लेने से अनेकों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को तोड़ने में सहायता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ महिला संस्थानों ने सामाजिक और वैधानिक असमर्थताओं को हटाने के लिए आवाज़ उठाई। फिर भी इन संस्थानों पर शहरी, मध्यम और उच्च वर्गों का प्रभुत्व बना रहा। निर्धन, असहाय, कामकाजी परिवार की महिलाएं और उनकी समस्याएं बहुत कम सामने आ पाई। यह कहना कि सभी की समस्याओं का समाधान आज भी हो गया है नहीं संभव है, क्योंकि एक वर्ग अपनी समस्या से जब जूझ रहा है तो ना सिर्फ उसके लिए वो आवाज़ उठा रहा है, दूसरे समूहों का समर्थन पा रहा है, राजनीतिक स्तर पर उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ये एक लंबी प्रक्रिया रहती है। इसीलिए सामाजिक आंदोलन, चाहे वो महिला आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, समय समय पर अपनी आवाज़ उठाता रहता है, क्योंकि यह उत्पीड़न को दूर करने का प्रयास सतत मांगता रहता है। और इस दिशा में महिलाओं के आंदोलनों की आवाज़ जब उठाई गई तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं की उपस्थिति मात्र शारीरिक रूप से आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका योगदान समाज के विकास में हर प्रकार से सराहनीय होने पर ही उनके द्वारा दिया जाएगा और इसके लिए उनके उत्पीड़न को दूर करना पहली आवश्यकता है। स्वतंत्रता पश्चात के काल में महिलाओं के उद्धार के लिए संस्थागत पहल को श्रृंखला के रूप में प्रारंभ किया गया। संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक कानून ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणाम स्वरूप शहरी, मध्यम और उच्च वर्ग के छोटे से भाग की महिलाएं भी लाभान्वित हों, ये प्रयास था। तो निम्न स्तर पर भी महिलाओं की समस्याएं उजागर हों। यह बात आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से विदित है कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में भी कई ऐसी दुर्घटनाएं समाज में घट रही हैं जो कि महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं के अस्मिता को लेकर के सवाल उठाती हैं। समय समय पर इस दिशा में प्रयास किए जाते रहे हैं, समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं, चाहे वो दहेज विरोधी हो, चाहे वो बलात्कार विरोधी हो, चाहे वो उनके अस्तित्व को लेकर के ही क्यों ना हो। लेकिन इस दिशा में आज भी प्रयास करने की आवश्यकता है। महिला आंदोलन मात्र महिलाओं के द्वारा किया जाए यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समाज में महिला और पुरुष दोनों के मिलने से ही समाज का निर्माण और समाज का विकास संभव होता है। इसीलिए दोनों का ही उस दिशा में सोचना और कार्य करना आवश्यक है जो कि मनुष्य के या मानव के हित में है। इसीलिए आंदोलनों को भी सफलता तभी प्राप्त होगी जब मात्र महिलाओं द्वारा नहीं, पुरुषों को भी उसके अर्थ को समझ करके उस दिशा में योगदान देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होती है। संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ से ही इस दिशा में कार्य किया और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। ये भी सुझाव देता है कि महिलाओं की प्रतिकूल स्थिति को महसूस किया जाए और राज्य को आवश्यकता है कि उन्हें पुरुषों के साथ खड़ा करने के लिए विशिष्ट उपायों को लागू करें। सामान्य महिलाओं को गतिशील करने और इन महिलाओं से संबंधित मुद्दों को समझने में जो असमर्थता है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए।
1970 और 1980 के दशक में महिला संस्थाओं के राजनीतिक कार्यक्रम की जो कमजोरी उजागर रही वह ये थी कि साधारण महिलाओं और उनसे संबंधित मुद्दों को उजागर नहीं किया गया। जनसाधारण तक पहुंचने के प्रयासों और महिला आंदोलन के आधार में जो कमी पाई गई, इस कारण से इस कार्यक्रम को सीमित स्वरूप में देखा गया। किसान और मजदूर महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गई और थोड़ी अल्पसंख्यक महिलाएं ही इससे लाभ उठाती रहीं। इसीलिए संवैधानिक प्रावधान लगातार किए गए और 73वें 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा, संवैधानिक प्रावधान रहा, उसने महिलाओं को पंचायत स्तर पर जोड़ने का, उनको स्थान देने का पुरजोर मांग देने का प्रयास किया गया। और धीरे धीरे महिला संगठनों ने स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व जो स्थापित हुए और उसके पश्चात जो स्थापित रहे, उन्होंने कल्याणवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार किया और विशिष्ट मुद्दों पर महिला गतिशीलता के लिए विरोध प्रदर्शन की नीति को अपनाया। महिलाओं द्वारा महिलाओं के हितों के लिए जो आंदोलन समय समय पर होते रहे, वह यकीनन महिलाओं को दिशा में सुधार देने के लिए महत्वपूर्ण आयाम के रूप में रहे, लेकिन पुरुषों के सहयोग के बिना इनकी सफलता संभव नहीं रही। इसीलिए आज भी इस दिशा में आवश्यकता है और ये प्रयास करना ज़रूरी है कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर के समाज के उत्थान के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए और समाज के संपूर्ण रूप से विकास में अपना योगदान मिल करके दें। भारतीय समाज की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां हैं, अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं, जिसमें महिलाओं को एक ऐसा स्थान दिया गया है जो कि पुरुषों से ना तो कमतर है ना उनसे आगे है, लेकिन यह स्थान देना आवश्यक है जहां पर वो मिल कर के पुरुषों के संग में समाज के विकास में, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के संग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिकाएं निभाएं। ऐसा नहीं है कि महिला आंदोलन एक निश्चित काल तक ही सीमित रहे। आंदोलनों की जो व्यवस्था रही है वह इसलिए रही है कि समय समय पर जब भी विरोध, उत्पीड़न का सामना एक वर्ग द्वारा किया जा रहा है तो वह अपनी आवाज़ उठा कर के लिए अपने लिए न्याय मांगने का प्रयास सामूहिक रूप से, सामूहिक क्रिया के द्वारा करता है। इसलिए समकालीन महिला आंदोलन कानूनी संस्थाओं और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के बाद की प्रक्रिया को अपनाकर लैंगिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से होते रहे हैं। आज हम बात करें तो कई ऐसे संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जो राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके दखल की बात करते हैं, उन्हें निश्चित स्थान देने की बात करते हैं, शिक्षा में उनकी व्यवस्था को सुचारू करने की बात करते हैं। यानी समाज के प्रत्येक आयाम में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन इस प्रयास को सफल बनाने में शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण, बलात्कार जैसी समस्याओं का सामना भी समाज के द्वारा देखने को मिलता है। अन्य विकासशील देशों के बीच भारत में पितृसत्ता भी एक ऐसी चुनौती है जहां पर विभिन्न सामाजिक समूहों की विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती हैं। समूह स्तर पर असमानता दिखाई देती है और फिर प्रत्येक समूह में पितृसत्ता का अपने तरीके से जो प्रचलन रहता है वह भी कई बार समस्याओं का रूप में दिखाई देता है। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में हिंदू समाज महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों को सहर्ष दे, यह प्रयास सदैव से ही होता रहा है और इसीलिए आज इस बात पर जोर देना अनिवार्य है कि महिलाएं, बालिकाएं समाज का भविष्य हैं, जिसको पुरुषों के बिना नहीं आगे देखा जा सकेगा, लेकिन पुरुषों के संग ज़रूर देखा जा सकेगा। सरकार द्वारा समय समय पर बहुत से ऐसे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उन नियमों की अवहेलना भी इसी समाज में हम समय समय पर देखते रहे हैं और यह अवहेलना ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा है, बल्कि इनके साथ जो एक बहुत बड़ा वर्ग भी जुड़ रहा है वह भी इसके लिए उतना ही दोषी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके प्रति सक्रिय हों, इस बात के लिए सजग हों
कि महिला आंदोलन समय समय पर इसलिए किए जाते हैं कि महिलाओं की स्थिति को ससम्मान उन्हें दिया जाए, उनकी स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर किया जाए और उन्हें वो स्थान दिया जाए जिससे उनकी जो योग्यताएं हैं वो उजागर होकर के सामने आ सके। यह एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। संपूर्ण समाज के संपूर्ण वर्गों के सभी लोगों के सहयोग से, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही साथ में शामिल हों, यह आवश्यक है। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सभी स्तरों पर महिलाओं को ससम्मान, उनके गौरवान्वित पक्ष को उजागर करते हुए और उनके गुणों को उजागर करते हुए उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि समाज में सुव्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करना सभी के लिए संभव हो। महिला आंदोलनों की एक प्रमुख भूमिका को उजागर करता है। धन्यवाद।